पहला सौदा में आप सभी का स्वागत है। हमारे तीन खास मेहमान देवांगम, मानस और जेके जैन हमारे साथ बने हुए हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। 20 अंक की बढ़त के साथ आज शुरुआत हो सकती है। जी हां, डाउ में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती, नए रिकॉर्ड स्तर पर वहां पर क्लोजिंग हुई। जिस तरह से सहमति बनी ग्रीक के पैकेज को लेकर, वहां पर यूरोजोन ने उनका जो पैकेज है वो आगे एक्सटेंड कर दिया और आप देखिए इसका फायदा दुनिया भर के बाजारों को मिला है। भारतीय बाजार भी आज कुछ बढ़त के साथ शुरुआत कर सकते हैं, इस तरह के संकेत मिलते हुए। लेकिन आप देखिए सेंसेक्स जहां मात्र 1 अंक की बढ़त के साथ खुलता हुआ दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, निफ्टी में जरूर आप देखिए इस समय करीब 16-17 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स जिस पर नजर आपको रखनी चाहिए, हिंडाल्को को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। जायसवाल निक्को के पास एक कोल ब्लॉक था जो इनके हाथ लगा है और ये स्टॉक आज मजबूत खुल सकता है, इस तरह के संकेत यहां पर मिलते हुए। जेएसपीएल जैसे शेयर में करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। इनके पास जो कोल ब्लॉक था वो इनके हाथ नहीं लग पाया, हालांकि ये शुक्रवार को ही खबर आ चुकी थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ और स्टॉक्स, कोल इंडिया करीब 2% मजबूती के साथ खुल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से सीसीआई ने विलय के लिए मंजूरी दी है, ये स्टॉक भी आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। लेकिन अब लाल निशान से हरे निशान में लौटता हुआ सेंसेक्स निफ्टी में बिल्कुल, और रुपए की शुरुआत भी काफी शांत होती हुई दिखी है। डॉलर के मुकाबले में लगभग 60% की मजबूती आप करेंसी मार्केट में देख सकते हैं। 62.22 पर हमने शुक्रवार को क्लोजिंग दी थी और वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी के आसार इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन हो सकता है, कल्पतरु पावर। देवांग, आपसे राय लेना चाहता हूं। खबरें आ रही कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है शुभम लॉजिस्टिक्स, इनके आईपीओ के लिए इन्होंने डीआरएसपी फाइल किया है और लगभग 76% होल्डिंग इनकी सब्सिडरी कंपनी की कल्पतरु पावर के पास। स्टॉक का लगभग 3-3.5% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। क्या कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना है कल्पतरु पावर के लिए? क्या स्टॉक पसंद है आपको? फंडामेंटल कवरेज नहीं अनिल जी, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह की ये होल्डिंग कंपनी और वहां पे अगर इसका लिस्टिंग होता है और अगर ये दमदार लिस्टिंग होता है तो नेचुरली इसमें थोड़ा सा वैल्यू हो सकता है। और दूसरा, कल्पतरु पावर जिस तरह के बिजनेस में, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन हो या केस इंटरनेशनल हो, इन सबको पावर सेक्टर के चलते डेफिनेटली फायदा मिल सकता है। पावर ग्रिड के जिनके ऑर्डर्स मिलते हैं इन सब कंपनीज को, तो आई थिंक बिजनेस का नजरिया भी कंपनीज के लिए सुधरता जा रहा है। तो ये दोनों का जो ट्विन बेनिफिट है वो ये कंपनी को जरूर मिल सकता है। हमने देखा है देवांग, प्री बजट रैली में रेलवे शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिली, रिन्यूएबल सेक्टर के शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिली, चाहे वो सोलर हो या फिर विंड पावर से जुड़े हो। डिफेंस स्टॉक्स में तेजी थी। पिछले हफ्ते कुछ जूते बनाने वाली कंपनियों में तेजी थी। माना जा रहा था एक्साइज ड्यूटी यहां पर 12% से घटकर 6% हो सकती है। मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। बीपीएल जैसे स्टॉक्स देखिए करीब 6% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। यहां पर माना जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है जो विदेश से आने वाली मेडिकल डिवाइसेस होती हैं। सरकार दरअसल सेफगार्ड करना चाहती है घरेलू इंडस्ट्री को। हमने देखा है पॉली मेडिक्योर जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। कोई शेयर जो आपको पसंद हो इस स्पेस से? ऑप्टो सर्किट्स, पॉली मेडिक्योर, बीपीएल, लंबी लिस्ट है मेडिकल कंपनियों की। आई थिंक ये कोई भी कंपनी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कवरेज में नहीं है, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो ये 2 या 3 लिस्टेड पेयर्स जिसके आपने नाम लिए, इंक्लूडिंग पॉली मेडिक्योर, ये सबको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। एक तो 100% एफडीआई तो अप्रूव हो ही चुका है और दूसरा अगर बाहर की कंपनीज के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी या कुछ डाला जाता है तो इन कंपनीज को नेचुरली एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है, ऑप्टो सर्किट्स, पॉली मेडिक्योर। लेकिन अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर ये होगा कि कवरेज के अंदर ये स्टॉक नहीं है, तो बाय करने की सलाह नहीं होगी, बट जिनके पास है एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। लेकिन चार्ट्स पर क्या ऑप्टो सर्किट खासतौर से, क्योंकि मानस ये स्टॉक ऐसा है जो खबर के दम पर काफी बड़ा एक्शन दिखाता है, क्या ऑप्टो सर्किट में आपको खरीदारी के मौके दिख रहे हैं चार्ट्स पर? देखिए, लास्ट ईयर अक्टूबर में भी हमने देखा था कि ऑप्टो सर्किट ने 20 रुपए के आसपास सपोर्ट किया था और वहां से रिकवरी देखने को मिली थी। और अगर 3-4 दिन पहले भी देखी तो 20 रुपए के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फ्राइडे सेशन में बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक देखने को मिला। मेजर हटल जो है वो 27 रुपीज है, क्योंकि इसका रोड 2 मिनट मूविंग एवरेज है। अगर 27 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तब मैं समझता हूँ कि एक फ्रेश स्टॉक बनाना चाहिए। उस केस में एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। उस केस में स्टॉक कहीं ना कहीं 35-36 के लेवल्स ब्रीच करेगा। तो पहला हर्डल 27 है, तो उसके ऊपर ही फ्रेश स्टॉक क्रिएट करें। उस केस में स्टॉप लॉस 23 रुपए के नीचे होंगे। ओके, चलिए, तो ये राय ऑप्टो सर्किट्स पर निकल कर आती हुई इन पूरे सेक्टर पर आपको जरूर नजर आज बनाकर रखनी चाहिए। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है विदेश से आने वाले कुछ उपकरणों पर जो मेडिकल डिवाइसेस हैं। लेकिन एक स्टॉक जिसमें एक अच्छी खासी रैली शुक्रवार के सेशन में देखने को मिली, जेके, वो है भेल का। करीब 5% मजबूती के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है।
एफएनओ में सबसे ज्यादा एक्टिव यही स्टॉक था। ये बताइए कि आज भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, एक्सपायरी से पहले कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है स्टॉक में क्या? हाँ, अगर ये स्टॉक में देखो तो आई थिंक पोजीशंस काफी हद तक शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिली थी। देवर न्यूज फ्लो आई थिंक एक रिजल्ट के चलते हुए इसमें एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन देखने को मिली है। इवन ओएफएस आने का संभावना थे, उसकी वजह से एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप देखने को मिली थी। स्टॉक काफी हद तक डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा था, ऑलमोस्ट पूरा सीरीज ये जो फरवरी सीरीज में ऑलमोस्ट डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा था। क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप है। बट फ्राइडे के ट्रेड में देखोगे तो काफी हद तक स्ट्रेंथ दिखा था स्टॉक में, एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली है। अभी भी हमें लगता है कि इसमें शॉर्ट बरकरार है। आई थिंक वो शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू हो सकती है ऊपर के स्तर पे। आई थिंक दोबारा ये स्टॉक 275 टू 285 के रेंज में देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग अभी भी बरकरार है। आई थिंक अपसाइड 285 लेवल देखने को मिल सकती है इस सीरीज में। तो वन कैन प्ले लॉन्ग फॉर फरवरी सीरीज। ये 4 दिन के हिसाब से आई थिंक वन कैन ट्रेड लॉन्ग एक्सपेक्टिंग शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर भेल के स्टॉक पर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है शुक्रवार के सेशन में और मजबूती बन सकती है। लेकिन कहाँ है आपके लिए ट्रेडिंग के मौके बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा त्रिपाठी। पूजा बताइए, लॉन्ग या शॉर्ट? जी, हर तरफ से तेजी करने की राय आ रही है और मिड कैप काउंटर्स पर ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है जानकारों का। राकेश बंसल ने थॉमस कुक में खरीदारी करने की राय दी है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा मूव देखने को मिला था और इस बार भी 4 से 5 दिन में इनका मानना है कि 215 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल है अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं मोहित गावा। यहाँ पर अगले 5 दिनों में इनका मानना है कि 1400 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। इनका मानना है कि मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी स्ट्रांग है, तो अच्छी तेजी करने की राय यहाँ पर दे रहे हैं मोहित गाबा। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखा गया था फ्राइडे के सेशन में। तो एक स्टॉक तो प्राइवेट बैंकिंग से होगा इंडसइंड बैंक, जहां पर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि 875 एक हर्डल था, बट बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ फ्राइडे के सेशन में वो लेवल्स ब्रीच हुए हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। 900 रुपए के टारगेट के लिए प्ले करें, 864 का स्टॉप लॉस रखें। दूसरा स्टॉक यूको बैंक होगा, जहां पर करीब करीब 68-69 के आसपास बेस बना है और फ्राइडे सेशन में इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 71 का रीच हुआ है बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। स्टॉक अपना 50-day मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है जो कि 77 रुपीज के आसपास है, तो वो हमारा टारगेट रहेगा और 70 रुपए के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। तो बैंकिंग काउंटर्स में यहाँ पर खरीदारी करने की राय। थैंक यू मानस। आखिरी कॉल में जेके दोषी ने क्रॉम्पटन ग्रीव्स में खरीदारी करने की राय दी है फ्यूचर लेवल्स पे। इनका मानना है कि अच्छा अप मूव इस काउंटर में देखने को मिला है। चार्ट्स में भी काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है और अगले 3 दिनों में 192 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 5 ही कॉल्स में आज जानकार तेजी करने की राय दे रहे हैं। तेजी की राय निकल कर आ रही है, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है आज हफ्ते की भारतीय बाजारों की, ये राय निकल कर आती हुई। लेकिन आइडिया और यस बैंक, इन दोनों में से अगर किसी एक शेयर में लॉन्ग पोजीशंस बनानी हो मानस, चार्ट्स पर आपको क्या लगता है कौन सा शेयर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है? आइडिया का शेयर प्री ओपनिंग सेशन में करीब 2% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ 27 मार्च से निफ्टी में ये दोनों ही शेयर शामिल होने वाले हैं। देखिए, बहुत क्लियर चार्ट्स दिखते हैं जब आप यस बैंक की बात करें, जहां पर हाई टॉप साइड बॉटम बन रहे हैं और चाहे वो ट्रेडिंग के लिहाज से हो चाहे आपका इन्वेस्टमेंट हो, दोनों ही तरीके से यस बैंक बहुत अच्छा स्टॉक लगता है चार्ट्स पे। ट्रेडिंग की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि 865 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग क्रिएट किया सकता है 810 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर यस बैंक के काउंटर पर साफ तौर पर राय तेजी की तरफ आती हुई दिख रही है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज प्री ओपनिंग सेशन में आपको एक्शन दिख रहा है, उसमें नीतेश स्टेट 4% नीचे, जैसा कि मानस बता भी रहे थे कि यहाँ पर कमजोरी का रुझान बन सकता है। कुछ नेगेटिव खबरें जो आती हुई दिखी इस स्टॉक के लिए। और मोनेट स्पात 10% ऊपर है, कॉल ब्लॉक ऑक्शन में एक माइन इनके हाथ लगी है। मोनेट स्पात के चार्ट्स पर नजर डाल के बताएं मानस, क्या लेवल्स अहम है? प्री ओपनिंग सेशन में तो लगभग 10% ऊपर दिख रहा है ये स्टॉक। देखिए, अगर 10% ऊपर है तो उस लिहाज से करीब 60 रुपए 61 रुपए तक के लेवल्स देखने को शायद मिलेंगे ओपनिंग सेशन में। बट सबसे बड़ा हर्डल 64 है, जो कि इसका 50-day मूविंग एवरेज है। लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम देखने को मिल रहे हैं और जब तक 64-65 के लेवल्स रीच ना हो तब तक लॉन्ग ना बनाए, क्योंकि तभी एक इन्फॉर्मेशन आता है कि शायद हमें एक रिवर्सल देखने को मिले। तो 64-65 के ऊपर इस स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करें, अदरवाइज आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा।
जेके आईडीबीआई बैंक, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखी गई थी, करीब 8-8.5% ये शेयर बढ़ा था शुक्रवार के सेशन में। किस तरह की पोजीशंस बनी हुई हैं, एक्सपायरी तक किस तरह के लेवल्स आप सुझा रहे हैं इस शेयर के लिए? स्टॉक में देखो तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन सिग्निफिकेंटली बिल्डअप देखने को मिला है। पीछे तक के कॉल ऑप्शन में जो राइटिंग हुई थी उसमें एक शॉर्ट अनवाइंडिंग भी देखने को मिला है। तो आई थिंक स्टॉक 75 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि मोमेंटम कैरी ऑन हो सकता है और ऊपर के स्तर पे अगर 75 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो इवन 81-82 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो आई वुड सजेस्ट टू स्टे लॉन्ग इन दिस काउंटर। अगर आज कुछ गिरावट पे मिलता है तो डिप पे मिलता है तो आई थिंक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो ये रहा आईडीबीआई बैंक के स्टॉक पर। और एक और स्टॉक जहां पर एक्शन हैथवे केबल के तौर पर, जहां पर एफआईएस की लिमिट पूरी हो चुकी है। देवांग, इस खबर को पॉजिटिव देखा जाए या नेगेटिव? क्योंकि एक तरफ क्योंकि लिमिट पूरी हो चुकी है तो फ्रेश खरीदारी हो नहीं सकती, दूसरी तरफ ये कि एफआईएस का कॉन्फिडेंस देखिए, कंपनी में इतना पैसा लगाया है, उन्होंने जितनी लिमिट है पूरा खरीद लिए, क्या करना चाहिए? आई थिंक अगेन सीधा एडवाइस यही होगा कि एक टेक्निकल चीज है कि एफआईआई लिमिट ब्रीच हो चुकी है और अभी फिलहाल खरीदी नहीं कर सकते हैं। बट जैसे आपने ठीक कहा कि एपिटाइट कितनी बड़ी है कि एग्जॉस्ट हो चुकी है लिमिट, और इस स्पेस में स्टॉक्स बहुत कम अवेलेबल है, जो खास करके ये केबल स्पेस में हो या डिजिटाइजेशन का थीम लेके चल रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं करना चाहिए, जिनके पास है होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि डिसेंट स्टॉक है और ट्रिगर्स बहुत सारे हैं। मीडिया शेयर्स में अभी भी एक राउंड ऑफ रैली बहुत बड़ी हो सकती है, जहां पे ये सब स्टॉक एक बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो आई थिंक डोंट रिएक्ट ऑन दिस न्यूज। सबसे बेस्ट एडवाइस मेरे ख्याल से ये होगी। टेलीकॉम शेयरों को आप किस तरह से अप्रोच करेंगे देवांग? खासतौर पर भारतीय एयरटेल को एक ऑप्शन खत्म हुआ है जहां पर सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं कोल ऑप्शन में, और अगले हफ्ते दरअसल अब 2G ऑप्शन शुरू हो जाएगा। यहां पर भी चिंताएं बनी हुई हैं। भारतीय एयरटेल के लिए आप क्या मुश्किल देखते हैं आगे आने वाले हफ्ते के लिए, और यहां पर क्या कॉल हो? डेफिनेटली ये लास्ट एक वीक में जो हुआ है और नेक्स्ट वीक में जब 2G ऑप्शन होगा तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सरकार ही होगा। और तो मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल खास करके एक बहुत बड़ा डेट बर्डन बढ़ते जाएगा कंपनी का। तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली कोई भी ट्रिगर नहीं है टेलीकॉम शेयर्स के लिए। पहले हम बात कर रहे थे प्राइसिंग पावर आ रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ भी फंडामेंटल चेंज हुआ है सेक्टर के लिए। आइडिया सेल्यूलर अगेन इंडिया प्योर प्ले के हिसाब से टॉपिक रहेगा, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि टेलीकॉम सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। अगर आपको एक स्टॉक ऑन करना है तो आइडिया सेल्यूलर, जिसके लिए मल्टीपल ट्रिगर्स भी है, जैसे आपको पता है निफ्टी में भी आ रहा है, तो ये एक स्टॉक है जो आपको एक थोड़ा सा एक मार्केट परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन आउट परफॉर्मर ये स्पेस नहीं बन सकती। ओके, हिंडाल्को के स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं। वायदा कारोबार के लिहाज से जेके जैन साहब, चूंकि प्री ओपनिंग सेशन में निफ्टी पे टॉप गेनर है, 3.25% की मजबूती जो कोल माइंस इन्हें मिली है वीकेंड पर जो ऑक्शन में, उसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। क्या हिंडाल्को इतनी गैप अप ओपनिंग के बाद भी खरीदारी का मौका दे रहा है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? अगर स्टॉक में देखो तो आई थिंक काफी हद तक रेंज बाउंड है, एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड होता है। 135 के नीचे के स्तर पे आता है तभी एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। आई थिंक ऊपर के स्तर पे आई थिंक 160-165 के आसपास एक रेसिस्टेंस फेस करता है तो स्टॉक में, तो हमें लगता है कि एक रेसिस्टेंस जोन में आ चुका है स्टॉक में। तो फ्रेश लॉन्ग में सलाह नहीं दूंगा, बट जिस हिसाब से ऑप्शंस के एंट्री देखोगे तो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग सिग्निफिकेंट देखने को मिली थी। 160 और 165 के जो कॉल्स में राइटिंग देखने को मिला था वो अनवाइंड हुए थे। तो हमें लगता है कि हमें वेट करना चाहिए, जिनके एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो होल्ड करना चाहिए। अगर 165 के ऊपर अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है स्टॉक में अच्छी खासी अपमूव और देखने को मिल सकती है, बट मैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहां बिल्ड करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। रेसिस्टेंस के आसपास है तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट टू एक या 2 दिन वेट कीजिए। अगर स्टॉक 165 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें अपमूव और देखने को मिल सकती है। जेके आईटी स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं इस पूरी सीरीज में। शुक्रवार के सेशन में भी जब बाजार कमजोर था, HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो जैसे शेयरों में दमदार तेजी देखने को मिली थी। ये बताइए कोई स्टॉक है जहां पर आपकी नजर है खासतौर पर, जहां पर अगर तेजी का मूड हो तो तेजी कर सकते हैं? अगर आईटी देखोगे तो काफी हद तक आउट परफॉर्म किए हैं। इन स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। जो भी करेक्शन आता है इसमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। तो आई थिंक इन स्टॉक्स में TCS ने काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है, वो अंडर परफॉर्मेंस कवर किया था पिछले हफ्ते। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक भी टेक्निकली भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है, और ऊपर के ऑप्शंस में भी एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है इवन फरवरी सीरीज में। तो आई थिंक इस स्टॉक में बाई करने के लिए सलाह दूंगा। ऊपर के स्तर पर आई थिंक 2750, 2800 लेवल्स देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में आने वाले 1 हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। तो आई वुड सजेस्ट किसी को बाई करना होगा तो जनवरी सीरीज के हिसाब से बाई कर सकते हैं। और इनफैक्ट आईटी आई थिंक लीस्ट इंपैक्टेड होगा बजट के लिए, तो आई थिंक रिस्क ले सकते हैं आईटी स्टॉक्स में। ओके, आईटी स्टॉक्स में यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी का मौका बन सकता है, लेकिन खरीदारी का मौका
बाजार में भी दिख रहा है शुक्रवार की कमजोरी से थोड़ी रिकवरी की उम्मीद दिख रही है। प्री ओपनिंग सेशन 25 अंक ऊपर है। निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन है और 85 अंक ऊपर है सेंसेक्स। 1/4% की मजबूती दिखेगी आपको सेंसेक्स और निफ्टी में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी हरे निशान के साथ खुलने में संकेत देते हुए दिख रहे हैं। हिंडाल्को टॉप गेनर के तौर पर दिखेगा 3.25% और यही वजह की मेटल इंडेक्स टॉप गेनर है 0.5% के आसपास की मजबूती वहां दिखेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग जो लीडरशिप आपको चाहिए बैंक से वो आती दिख रही है। कोटक महिंद्रा बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक ये पॉजिटिव खुलने के संकेत देते हुए दिख रहे हैं। तो देखना होगा प्री ओपनिंग सेशन की तर्ज पर क्या हम कंटिन्यूस सेशन में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 90 अंक ऊपर सेंसेक्स पर शुरुआत हुई है और 23 अंक ऊपर शुरुआत की है निफ्टी ने। तो पॉजिटिव शुरुआत भारतीय बाजारों की होती हुई दिख रही है और मजबूती आती दिख रही है हिंडाल्को से जो कि 2.5% ऊपर है। 1.5% ऊपर है कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक। ग्रासिम में 1% की मजबूती से स्टरलाइट मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है 1% के आसपास का। लेकिन जो लीडरशिप है हिंडाल्को और कोटक महिंद्रा बैंक से। कमजोरी कहां है? जिंदाल स्टील एंड पावर जो कि निफ्टी से बाहर निकलने वाला है 3.5% के आसपास की कमजोरी यहां पर है। केन इंडिया में 1.5% का नुकसान है। रिलायंस 0.5% कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है और डीएलएफ भी 0.5% नीचे। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कमजोरी की तरफ रुझान दिखाते हुए। आइए वायदा कारोबार की तरफ। कमजोर शेयरों में जेएसपीएल तो है ही, लेकिन इसके अलावा सीमेंस 1.5% कमजोर है। रिलायंस इंफ्रा में 1.5% का नुकसान है। रिलायंस पावर 1.5% कमजोर था। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों पर थोड़ा सा प्रेशर है शुरुआती कारोबार में। मजबूत क्या है? फेडरल बैंक 4% के गेंस के साथ टॉप गेनर है। आइडिया सेलुलर में 2% की मजबूती। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 2% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। जेपी पावर में 2% की उछाल है। तो कुछ हद तक मिड कैप रियल एस्टेट काउंटर पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। यूनिटेक 1.5% ऊपर है। तो इन शेयरों में थोड़ी पॉजिटिव रुझान बनती हुई दिख रही है। लेकिन फेडरल बैंक एक सरप्राइज मूव 3.5-4% की मजबूती का। हिंडाल्को 2.5% मजबूत है। ओवरऑल पॉजिटिव शुरुआत बाजारों के 50 अंक ऊपर सेंसेक्स है। निफ्टी 15 अंक ऊपर है 8,850 लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ। हेमंत और कौन से शेयरों पर नजर आपकी? मिड कैप इंडेक्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी के 2.5% से आधे % तक की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखिए एफएनओ स्पेस में अगर आप गौर करें तो जेएसपीएल में सबसे ज्यादा गिरावट है। 2% तक की कमजोरी के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ। एचडीआईएल जैसे रियल एस्टेट स्पेस के शेयर जहां पर एक अच्छी रैली पिछले हफ्ते बनी थी। डीएलएफ जैसे स्टॉक देखिए आज थोड़े गिरावट के साथ खुलने के यहां पर दिखते हैं। लेकिन इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये एक ऐसा स्टॉक है जो मजबूती के साथ आज खुलता हुआ दिख रहा है। छोटे मझौले शेयरों की बात करें तो जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे, मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियां बीपीएल जैसी कंपनियों की देखिए आप यहां पर 4-4.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स यहां पर 6% तक की तेजी के साथ खुले हैं। आइडिया को फायदा मिला है, जिस तरह से अनाउंसमेंट आया शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कि ये निफ्टी में शामिल हो रहा है, यहां पर भी बढ़त के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और आप देख सकते हैं जेएमआर इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत उछाल आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज एक और ऐसा स्टॉक है जो मजबूती के साथ आज खुलने में सक्षम रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो बढ़त के साथ आज खुलते हुए दिख रहे हैं। नितिन फायर प्रोटेक्शन एक और ऐसा छोटा स्टॉक है जो 11% मजबूती के साथ खुला है। और रेलवे शेयरों में आज तेजी बरकरार है। अनिला टीटागढ़ वैगन देखिए करीब 5.5-6% मजबूती के साथ आज खुलने में सक्षम रहा है। टैक्स रेल करीब 1.5% मजबूत है। तो रेलवे बजट से पहले जो इस बृहस्पतिवार को होने वाला है उससे पहले रेलवे शेयर एक्टिव। बिल्कुल, तो साफ तौर पर यहाँ पर एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक साफ तौर पर दिखा है। लेकिन बाजार का एक्शन थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिख रहा है। अब सिर्फ 25 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती महज 7 अंकों की बची है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिख रहा है उन पर नजर डाल ली जाए एक बार की। और पॉजिटिव साइड पर मोनिस बात 10% ऊपर है। और उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर अशोका बिल्डकॉन में 3% के आसपास की तेजी है। जो देवास टोल रोड पे इन्होंने फिर से टोल कलेक्शन शुरू किया उसका फायदा मिलता हुआ इसे साफ तौर पर दिखा है। तो ये स्टॉक्स एक्शन में नजर आ रहे हैं। जेएसपीएल की कमजोरी लगभग 3% की है। एक और स्टॉक जो अब कमजोरी की लिस्ट में आता हुआ वो एचडीएफसी लिमिटेड, इसका भी सेंसेक्स हिस्ट्री में अच्छा खासा वजन है। 1% के आसपास का नुकसान इस स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। तो मिड कैप रियल एस्टेट काउंटर्स यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक एक्शन यहाँ पर होता दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से। बॉम्बे रेयन ये एक स्टॉक है जहां पर बीएससी पर यहाँ पर वॉल्यूम के लिहाज से 2 बड़े सौदे होते दिख रहे हैं। ये स्टॉक आपके सामने हाजिर करेंगे बॉम्बे रेयन का। और यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर लगभग 0.5% हिस्सेदारी बॉम्बे रेयन की बदलती हुई दिख रही है। 1/4% के 2 ट्रेड यहाँ पर होते हुए दिखे। 3,35,000 और 3,35,000 या लगभग 2 सौदे और यहाँ पर 149 रुपए
149 रुपए 80 पैसे में काफी प्रीमियम पर ब्लॉक डील होती हुई दिखी है और स्टॉक यहाँ पर काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। बॉम्बे रेवन में लगभग 149 रुपए 80 पैसे में 2 ट्रेड हुए। 6,85,000 शेयरों का कारोबार यहाँ पर बॉम्बे रेवन के काउंटर पर होता हुआ दिख रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन आता हुआ दिखा है इस स्टॉक में। इसके चार्ट पर ही एक बार राय लेते हैं। मानस, बॉम्बे रेवन के चार्ट क्या करें? यहाँ पर बड़े 2 सौदे होते दिखे हैं 149 रुपए 80 पैसे पर, यानी कि प्रीमियम पर ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी है और लगभग 6,70,000 शेयरों का कारोबार इन 2 बड़े सौदों के जरिए होता दिखा है। अनिल जी देखिए, 280 रुपए से हम लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम स्टॉक में देख रहे थे, बट कहीं ना कहीं पिछले दिनों स्टॉक ने 110-115 की रेंज में एक बेस बना लिया है। कंसोलिडेशन देखा जा रहा था काफी टाइम से, जब स्टॉक 135 और 120 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। फ्राइडे सेशन में 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक जरूर निकला था, बट मैं समझता हूँ कि मेजर हर्डल 150 रुपए है, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। उस केस में पॉसिबल स्टॉक कहीं ना कहीं 190-195 तक के लेवल्स भी टेस्ट कर ले। तो अगर किसी के पास तो बिल्कुल बने रहे इस होप में कि 150 के लेवल्स ब्रीच होंगे। बट अगर आप ट्रेडर हैं, आप एक शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं तो 150 का वेट कर ले। 150 के लेवल ब्रीच हो तो डेफिनेटली एक लॉन्ग बनता है स्टॉक। ओके, करीब 100 अंक ऊपर सेंसेक्स इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 26 अंक की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। 8850 के ऊपर हम कंफर्टेबली ट्रेड करने लगे हैं और मिड कैप इंडेक्स देखिए 0.5% की बढ़त के साथ यहां पर ट्रेड करता हुआ मिड कैप स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। वही शेयर जो थोड़े लो क्वालिटी के जरूर हैं, लेकिन देखिए मोजर बेयर आज फिर 6% मजबूत है। पिछले हफ्ते एक अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक ने दिखाई थी, करीब 50-60% तक की, और आज फिर से मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा टेक्स रेल, सारे के सारे रेलवे शेयर देखिए आज भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। टेक्स रेल 3% ऊपर, टीटागढ़ वैगन 8% की मजबूती दिखा रहा है और यहाँ पर दूसरे स्टॉक्स भी देखिए मजबूत ही हैं। मानस, कुछ मोमेंटम के साथ चलना चाहेंगे? किसी रेलवे शेयर को रेल बजट से पहले खरीदना चाहेंगे? आपको लगता है कि उछाल में निकल जाएं, प्रॉफिट बुक कर लें? क्या राय रखते हैं? देखिए, जहां तक बात लॉन्ग करने की है, मैं तो समझता हूँ कि काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां समय निकल चुका है लॉन्ग करने का। तो ये एग्रेसिव होके लॉन्ग करना मैं नहीं चाहूंगा कि मैं रेलवे स्टॉक्स बनाऊं, बट हाँ, एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से हम बजट को छोड़ दें। अगर हमारा व्यू थोड़ा लंबा है, 6 to 8 मंथ्स का है, तो टेक्सटाइल एक ऐसा स्टॉक है जो मैं समझता हूँ कभी भी कोई करेक्शन आए तो बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि इसके टारगेट्स काफी बड़े आते हैं। स्टॉक के टारगेट कहीं ना कहीं 195 और 200 तक के भी आते हैं। तो कभी कोई करेक्शन आता है जहां पर स्टॉक 150 के आसपास आए तो बिल्कुल ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर टेक्स रेल के स्टॉक पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ब्रेक में जाने से पहले हमारे मेहमानों से विदा लेने का वक्त है। यहाँ पर देवांग, मानस और साथ ही जेके जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ आज जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एलारा कैपिटल के एमडी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हरेंद्र कुमार। मैं तो चाहूंगा कि जो है, जहां तक कस्टमर्स की बात आती है, जितना भी वो ब्याज पे पैसा लेता है उस पर उसको इनकम टैक्स की पूरी छूट मिलनी चाहिए बिना किसी लिमिट के, पहली बात। दूसरी बात, जैसे पहले एटीआई भी की थी 1000 स्क्वायर फीट और 1500 स्क्वायर फीट की, दिल्ली और मुंबई के अंदर में 1000 स्क्वायर फीट और 1500 स्क्वायर फीट, बाकी सब शहरों के अंदर में, वहां पर अगर कोई अफोर्डेबल होम बनाता है 75 लाख के नीचे के अंदर में, उन कंपनियों को उन हाउसिंग स्कीम के अंदर में डेफिनेटली इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। 80 अंक ऊपर इस समय आपको सेंसेक्स दिखेगा। अच्छी शुरुआत कही जानी चाहिए भारतीय बाजारों की, जिस तरह से शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिलती। 21 अंक ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करते हुए 8855 का लेवल आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। मिड कैप इंडेक्स भी 1/4% मजबूत है। दबाव डालने वाले स्टॉक्स की बात करें तो जिंदल स्टील एंड पावर, ये स्टॉक जो निफ्टी से बाहर होने वाला है और इसका अनाउंसमेंट शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आया था, इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा प्रेशर है। 2.5% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। केन इंडिया जैसे शेयर भी करीब 2% की कमजोरी दिखा रहे हैं।
DLF और HDFC एक हैवीवेट जहां पर दबाव के साथ आज कारोबार होता हुआ दिखेगा। और तेजी का रुख आज भी मेटल स्टॉक्स ने दिखाया है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था मेटल कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, और आज फिर से देखिए हिंडाल्को जिनके हाथ 11 पलमा 4 ब्लॉक लगा है, यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। पहले ब्लॉक दरअसल जायसवाल निको के पास था, स्टरलाइट जैसे स्टॉक्स देखिए ये शेयर करीब 2% मजबूत है। और IT शेयरों ने भी आज के सत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था IT स्टॉक्स की तरफ से ही लीडरशिप बनी थी जब बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया था। IT स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे शेयर देखिए आज भी बढ़त को बनाते हुए, विप्रो भी करीब 0.1% मजबूत। बिल्कुल। और कुछ फार्मा स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं हेमंत। आज वॉल्यूम के लिहाज से आप देखिए एलेम्बिक फार्मा एक स्टॉक है जहां पर 430 रुपए में एक बड़ा सौदा होता दिख रहा है। 1,25,000 शेयरों का कारोबार यहां पर हुआ है। एलेम्बिक फार्मा ये स्टॉक आपके सामने हाजिर करेंगे, यहां पर एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है। लेकिन इसके साथ ही डिवीज लैब एक और स्टॉक है जहां पर एक अच्छा वॉल्यूम के साथ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। डिवीज लैब में भी यहां पर आप देख सकते हैं एक सौदा हुआ है जहां पर 1,50,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। डिवीजन में 1695 रुपए के आसपास स्टॉक उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और एक और स्टॉक जो कम नाम सुनने में आता है, पुराना लेकिन, मफतलाल इंडस्ट्रीज, और यहां पर भी 2% की इक्विटी बदलती हुई दिख रही है। तो काफी मिड कैप काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर आज एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 2,90,000 शेयरों का कारोबार मफतलाल इंडस्ट्रीज के काउंटर पर होता हुआ दिख रहा है 207 रुपए पर। और एक और इंटरेस्टिंग बात हेमंत ये है कि चाहे बॉम्बे रेन देखें चाहे मफतलाल इंडस्ट्रीज देखिए, दोनों ही स्टॉक में प्रीमियम पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। कई दिनों बाद अब ये देखने को लग रहा है कि इन छोटे अननोन काउंटर्स पर लोग प्रीमियम देकर बड़े लॉट्स खरीद रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग रुझान देखने को मिल रहा है। आप देखिए 207 रुपए पर ट्रेड हुआ है, यानी कि लगभग 20% ऊपर। और सेम बॉम्बे रेन में भी आप देखिए 150 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ है, और उस स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। तो काफी बड़े सौदे आज के सेशन में यहां पर होते हुए दिख रहे हैं इन काउंटर्स पर, जहां पर बाजार काफी एक्शन दिखा रहा है। नजर रखनी चाहिए आपको। लेकिन बजट के पहले कहां आप रखें नजर और क्या बनाए रणनीति, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एलारा कैपिटल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हरेंद्र कुमार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हरेंद्र, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये बताएं कि क्या बजट के पहले खरीदारी का रुझान रखकर ही जाना चाहिए, या फिर लाइफ टाइम हाई के आसपास बाजार है तो प्रॉफिट बुक करें और बजट के बाद खरीदारी का इंतजार करें? किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं अब से लेकर बजट तक और बजट के बाद की रणनीति? जी, अगर आप देखेंगे जो प्री बजट रैली जो भी होना था वो हो चुका है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे 13 साल हमने जो एनालिसिस की है, जो बजट मंथ है वो नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अभी जो एक हफ्ते के पहले हमें नहीं लगता है कि कुछ बाइंग करना चाहिए। इनफैक्ट जो भी प्रॉफिट है आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेना चाहिए। जनरली एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन है प्राइस में, ज्यादातर आपको डिसअपॉइंट करेंगी। और बजट के बाद जनरली अगर आप देखेंगे तो ITC, बजाज ऑटो, टेकेम, डॉक्टर रेड्डीज, ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं वो चले हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा अभी रैली पीक आउट हो गया है, यहाँ से 300-400 पॉइंट करेक्ट हो सकता है, तो डिफेंसिव आउट परफॉर्म करेंगे करेंटली। ओके, तो डिफेंसिव शेयरों में आप पोजीशन बनानी चाहिए, जाहिर सी बात है वो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। लेकिन बजट के बाद हरेन सब लोग चर्चा करेंगे कि अब बजट हो गया, अगले ट्रिगर्स क्या, और अगले ट्रिगर्स में जो पहला ट्रिगर दिखता है वो रेट कट का और उसके बाद रेटिंग अपग्रेड का। क्या लगता है ये ट्रिगर्स देखने को मिल सकते हैं, और आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन क्या है? बजट इस तरह का होगा कि ये दोनों ही ट्रिगर्स जो कि थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशंस में अभी भी प्राइस इन है, ये पूरे हो पाएंगे? देखो, बजट के जो एक्सपेक्टेशंस प्राइस में बिल्ट इन हो चुका है, क्योंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपेक्स स्पेंड है गवर्नमेंट का, ये सब अभी मार्केट ने प्राइस कर चुका है। क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स जो है बहुत पुअर और वीक थे, एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे थे, बट मार्केट ऊपर ही चला जा रहा है। ये क्लियरली बजट की एक्सपेक्टेशन के लिए चल रहा है। बट आपने जो पॉइंट कहा है रेट साइकिल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने कही है। यहाँ से रेट साइकिल अभी भी नीचे ही है, तो आप देखेंगे वो सबसे बजट से भी ज्यादा बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि PSU बैंक्स जो हैं, जो एक्चुअली NPA नंबर के कारण अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो शायद फिर और रैली कर सके। तो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स वहां पर अगर आप देखेंगे बजाज ऑटो और हीरो ऑटो काफी करेक्ट हो चुके हैं, और बैंक स्टॉक्स दे विल आउट परफॉर्म इन अ रेट साइकिल जब की नीचे जाएगा। तो हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत अगर पोजीशनिंग आपको मेंटेन करनी चाहिए या ऐड करनी चाहिए। ओके, तो रेट साइकिल के हिसाब से यहाँ पर इस लिहाज से फिर आपको क्या लगता है कि क्या बजट के बाद एक रेट कट आना लगभग तय है, और फिर वो बैंकिंग शेयर ज्यादा लीडरशिप दे सकते हैं, वहां पर खरीदारी का मौका है? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको, प्राइवेट या PSU बैंक्स?
देखो प्राइवेट बैंक जो है वो करंटली ओवर वैल्यूड है और वो परफेक्टली प्राइस होते हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि इतने ओवर वैल्यूड है, आईसीआईसीआई बैंक के अगर नंबर गलत आए, कम आए, तो स्टॉक कितने विगरसली करेक्ट हो रहा है। तो सिर्फ एचडीएफसी और एक्सिस है जो ऑन द बैक ऑफ नंबर्स होल्ड कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर आप इकोनॉमिक रिकवरी और कैपेक्स साइकिल रिवाइवल खेल रहे हैं प्लस इंटरेस्ट रेट कट, तो पीएसयू बैंक्स अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। तो यहां से अगले 3 साल के व्यू लेंगे तो पीएसयूज हमें लगता है सिग्निफिकेंटली करेक्ट होंगे और इनफैक्ट वहां से रीरेट ही होते रहेंगे। तो पीएसयू बैंक्स यस। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, रेट साइकिल में ऑटोज बैंक्स को आउट परफॉर्म करते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि उन्होंने उतनी शायद हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं की है। तो हम कहते हैं कि ऑटो में भी थोड़ा वेट्स बढ़ाइए और वहां पर तुमको अपसाइड्स बैंक से थोड़ा ज्यादा मिलेंगे अगले 1 साल में। बजट सेशन आज से शुरू होने वाला है हरेंद्र, और इस बार 20 वर्किंग डेज का पहला फेज और 13 वर्किंग डेज का सेकंड फेज, 8 मई को ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये बताइए कि चलिए बजट और रेल बजट ये सब चीजें तो आएंगी, लेकिन बाजार ये जानना चाहता है जीएसटी के ऊपर एक क्लैरिटी आएगी, इसकी टाइमलाइन आएगी, और जो 6 ऑर्डिनेंस सरकार ने लाई थी वो 6 ऑर्डिनेंस बिल में तब्दील होंगे या नहीं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस पूरे सेशन को लेकर? जी, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि मेजर ऑर्डिनेंस रूट ही लेगी गवर्नमेंट अगले 1 साल तक, जब तक उनकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं आती है तब तक तो मार्केट हैज टू बी सेटिस्फाइड विद दैट। और ये नहीं कि ये नया हो रहा है, ये पहले प्रीवियस मेजॉरिटी गवर्नमेंट राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है जब उनकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी। तो इससे मार्केट ज्यादा वरीड नहीं रहेगा, बट ये नजर आना चाहिए बिल्कुल कि काम आगे बढ़ रहा है। जो बिल्कुल नजर आ रहा है, आप देखो जनधन हो या आप ये कॉल ऑप्शन देख लो, तो आई थिंक स्लोली मार्केट में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है मार्केट विल बी सेटिस्फाइड विद ऑर्डिनेंस रूट। ओके, तो ये राय आती हुई सारे शेयरों पर। लेकिन क्या लग रहा है आपको, खास तौर से ये जो कोल माइन के जो ऑक्शंस चल रहे हैं, जिन कंपनियों को माइंस मिल रही है, उन कंपनियों के शेयर्स काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करते हुए दिख रहे हैं। क्या इन जनरल ये समझ के चलना ठीक है कि जिनके हाथ माइंस लग रही हैं उन कंपनियों के लिए फायदे की बात है और वहां पर निवेश के मौके देखे जा सकते हैं? अगर आप देखेंगे जिन कंपनियों ने माइन में बिड किए, उनके जो ये करंटली ऑपरेशनल माइंस है, तो उनके लिए बहुत क्रिटिकल थे ताकि जो उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है उसको ऑपरेशनल रखे। बट यहाँ पर मैं एक स्टॉक के बारे में लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो सेसा स्टरलाइट है, हमारे एनालिस्ट काफी बुलिश है उसमें। उनको बैल्को में एक कोल ब्लॉक मिला है, प्लस इंक्रीमेंटल अगर फेज 2 फेज 3 में भी उन लोग कोल ऑक्शन में बिडिंग करेंगे। तो जो उनकी 17 मिलियन टन पावर प्लांट है वो उसमें पीएलएफ काफी बढ़ जाएगा। दूसरा है कि सेसा स्टरलाइट में एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगी हुई है, प्लस द बायबैक ऑफ द गवर्नमेंट स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक, ये दोनों एक्स्ट्रा ट्रिगर्स हैं उस स्टॉक में। तो हमें लगता है प्रोग्रेसिवली सेसा स्टरलाइट में ट्रिगर्स अनफोल्ड होंगे। तो ये कोल ऑक्शन में एक थीम, एक स्टॉक जो हमें लगता है वो एक सेसा स्टरलाइट है जो लोगों को फोकस करना चाहिए। ओके, सेसा स्टरलाइट जैसे शेयरों पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया हरेन आपका समय निकालने के लिए और आज इन सब इम्पोर्टेंट मुद्दों पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। और आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। हालांकि सरकार ने संसद चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा है, लेकिन कई बिलों को पास कराने के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बजट सत्र आज से शुरू होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों ही सदनों को संबोधन करेंगे, लेकिन इस पूरे सेशन में आपको क्या लगता है कौन कौन से वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर नजर होगी, क्योंकि जमीन अधिग्रहण को लेकर अभी भी मुश्किलें बनी हुई हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहला तो आपने कहा कि कौन कौन सी चीजें जिस पर नजर बनी होगी। तो चूंकि बजट सत्र है तो जाहिर तौर पर बजट पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, जो कि 28 तारीख को है। और आपके लिए अच्छी बात तो यह है कि बाजार भी खुलने वाला 28 तारीख को, लेकिन 26 तारीख को उससे पहले रेल बजट पेश किया जाएगा, 27 तारीख को आर्थिक सर्वे आएगा, फिर 28 तारीख को बजट आएगा। ये तीनों महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि पहली बार कंप्लीट बजट यहाँ पे पेश किया जाएगा और आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की जाएगी। लेकिन ये सत्र सिर्फ बजट को लेकर ही अहम नहीं रह गया है, इसकी अहमियत और ज्यादा इस वजह से बढ़ गई है
क्योंकि बजट सत्र से पहले सरकार ने करीब 6 बिलों को अध्यादेश के जरिए लागू करने का फैसला लिया था, जिसमें इंश्योरेंस बिल है, लैंड ऑर्डिनेंस है, ऐसे तमाम 6 बिल हैं जिसको अध्यादेश के जरिए लागू किया गया है। और नियम ये कहता है कि अध्यादेश लागू होने के बाद, जारी करने के बाद जो पहला सत्र है उसमें इसको पारित कराना होगा। तो इन अध्यादेश वाले बिलों को पारित करा पाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। मामला जो फंस रहा है वो इंश्योरेंस में फंसेगा, मामला जो फंसेगा वो खासतौर से यहाँ पे जमीन अधिग्रहण में फंसेगा। लेकिन जो आपने जमीन अधिग्रहण की चर्चा की तो वहां पे मैं इस पर खास फोकस करना चाहूंगा। जमीन अधिग्रहण कानून को लेकर अध्यादेश में सरकार ने जो बदलाव करके लागू किया है उसमें काफी पेंच फंस रहे हैं। पहला पेंच तो ये फंस रहा है कि इसको किसान विरोधी बताया जा रहा है। जो शर्तें जोड़ी गई हैं उसकी परिभाषा इस तरह से की गई है कि कमोबेश हर प्रोजेक्ट के लिए किसानों से या जमीन के मालिकों से सहमति लेना बहुत जरूरी नहीं होगा। और इस प्रावधान को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। अन्ना ने अपने नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया है। साथ ही साथ सूत्र ये बता रहे हैं कि आरएसएस की तरफ से भी एक विरोध आ रहा है कि आप इसमें तो कम से कम बदलाव कर ही दीजिए, नहीं तो ये काफी अलोकप्रिय कदम कहलाएगा। और कांग्रेस भी ये करे कि इसमें बदलाव करना होगा, और नहीं ऐसा मानती है सरकार तो फिर इस बिल को पारित करा पाना सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। इस वजह से सूत्र हमें बता रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण कानून से जुड़े जो अध्यादेश है सरकार उसमें फेरबदल करने पर विचार कर रही है। और फेरबदल जो किया जाएगा वो खासतौर से उस प्रावधान में किया जाएगा जिसमें जमीन मालिकों से सहमति की शर्तों में काफी बड़ी ढील दी गई है, उसको थोड़ा सा और सख्त किया जाएगा ताकि कांग्रेस की बात रह जाए, आरएसएस की बात रह जाए और अन्ना आंदोलन की बातें रह जाए। उसके बाद इस बिल को पारित कराया जाएगा। तो सबकी निगाहें टिकी रहेंगी इस बार जमीन अधिग्रहण कानून को लेकर। उसके बाद नंबर आएगा इंश्योरेंस बिल को लेकर। जी ओके, तो ये रहा है बजट सत्र पर लेकर। काफी एक्शन भरा बजट सत्र रहने वाला है। शुक्रिया लक्ष्मण पूरा अपडेट हमें देने के लिए। तो आज से शुरुआत होती हुई पार्लियामेंट की, और ये हफ्ता रेल बजट, साथ ही इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट शनिवार को पेश होगा। और बता दें आपको कि खासतौर पर बाजार भी खुले रहेंगे और वही नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होगा। 9 बजे प्री ओपनिंग सेशन, 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन। तो इस हफ्ते आपको शनिवार को भी CNBC आवाज के साथ जुड़े रहना है। पूरे दिन बजट का खास कवरेज और बजट के दौरान आपके लिए बेहतरीन कमाई के मौके भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी तरह के कमाई के मौके कुछ और लेकर आएंगे आपके लिए। होगा हमारा खास जैकपॉट शेयर इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर, और वक्त हो गया है अब आपके फेवरेट सेगमेंट जैकपॉट शेयर का बताने के लिए। मेरे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, जिसे आप PTC इंडिया के नाम से जानते हैं, वो होगा आज का हमारा जैकपॉट शेयर। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, पावर ट्रेडिंग के कारोबार में ये कंपनी है, PSU कंपनी है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कोई भी इश्यूज नहीं है। और 2000 से जब से सस्टेन्ड ट्रेडिंग शुरू हुई है पावर की, उसके बाद से लगातार ये कंपनी मार्केट लीडर पोजीशन बनाई हुई है। लेकिन जैकपॉट बनने के लिए जिन 4 पैमानों पर हम इसे आंकेंगे उसमें सबसे पहला है पेरेंटेज। 4 दिग्गज कंपनियां हैं पावर स्पेस की जो कि इसकी पेरेंट है, जिसमें पावर ग्रिड, NTPC, NHPC और PFC ये 4% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें होल्ड करते हैं। तो टोटल प्रमोटर्स का करीब 16.25% के आसपास का हिस्सा है। DIs 36.5% का हिस्सा इसमें होल्ड करते हैं। FIs की हिस्सेदारी 25.5% के आसपास की है। तो कुल मिला के अगर आप देखिए तो करीब 78.5% के आसपास की हिस्सेदारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप FIs की जो हिस्सेदारी उसके ऊपर नजर डालें तो 25.5% की हिस्सेदारी आपको नजर आएगी। लेकिन पिछले साल अगर आप देखें तो 18% के आसपास की हिस्सेदारी थी। इसी तरह से सितंबर 2013 में देखें तो करीब 16.25% के आसपास की हिस्सेदारी थी। यानी कि पिछले एक साल में करीब 7.5% से हिस्सा ग्रो किया, और सितंबर 2013 से करीब 10% से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई। तो वो दर्शाता है कि किस तरह का कॉन्फिडेंस FIs इस कंपनी में रखते हैं। और DIs की हिस्सेदारी में भी अगर आप देखें तो LIC अपनी खुद और एक स्कीम के जरिए करीब 11.5% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। और काफी सारे ऐसे फंड्स हैं जो इसमें साइजेबल स्टेक ओन करते हैं। इसमें HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, ICICI प्रीमियर इक्विटी, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी ये 1.5 से 5% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें होल्ड करते हैं। तो उस लिहाज से पेरेंटेज, शेयर होल्डर पैटर्न वाइज ये हमें कंपनी काफी पसंद आती है। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशंस की। FY15 के बेसिस पे अगर आप देखें 0.8 टाइम बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 9 के आसपास की P मल्टीपल्स पर ट्रेड कर। लेकिन FY16 के बेसिस पे अगर आप देखें तो ये कंपनी आपको 0.5 टाइम्स के जो प्राइस टू बुक वैल्यू उसके ऊपर अवेलेबल है, और 0.8 टाइम्स के P मल्टीपल्स पर फिलहाल कंपनी अवेलेबल है। तो उस लिहाज से वैल्यूएशन काफी कंफर्टिंग नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए वो है इस कंपनी की सब्सिडरी PFS PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके मार्केट कैप अगर आप देखें इस कंपनी से ज्यादा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का, जबकि इसकी जो सब्सिडरी है उसकी वैल्यूएशन 3,300 करोड़ रुपए के आसपास की, और उसमें ये कंपनी 60% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करती है।
तो उसके वैल्यूएशन से अगर आप देखें तो करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास के। इसके अलावा इस कंपनी के जो अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी वैल्यूएशन करीब 400 से 500 करोड़ रुपए के आसपास की, यानी कि इसका खुद का जो कोर बिजनेस है पावर ट्रेडिंग कारोबार है वो वर्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे मिल रहा है। तो उस लिहाज से हिडन जेम या तो फिर मल्टीबैगर भी काउंटर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इस कंपनी की बैलेंस शीट पे। जीरो केपेक्स वाली कंपनी है ये, क्योंकि कोई भी केपेक्स की जरूरत नहीं है, फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है ये कंपनी और करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है इस कंपनी की बुक पे। 3000 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है इस कंपनी की बुक पे, लेकिन नेट डेट टू इक्विटी अगर आप देखें 1 से नीचे का, तो उस लिहाज से कोई भी कंसर्न यहां पे नजर नहीं आते। लेकिन जिस इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं 400 करोड़ रुपए के आसपास की, उसमें 3 मेन प्रोजेक्ट्स हैं और उसको एनालिस्ट अगर आप देखें तो करीब 50% के आसपास के डिस्काउंट पे यहां पे अपने बुक्स में अकाउंट करके चल रहे। तो उस लिहाज से एसओटीबी बेसिस पे अगर आप एक कंजर्वेटिव वैल्यूएशंस भी देखें तो पावर ट्रेडिंग कारोबार जिसके वैल्यूएशंस एनालिस्ट मान के चलने के 8 रुपए प्रति शेयर के आसपास के हैं, वो करीब 4 रुपए के आसपास का फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगा और करीब 6 रुपए के आसपास का ईपीएस वहां से देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से साइजेबल अपसाइड इस काउंटर में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। आउटलुक की बात अब करते हैं यहाँ पे। इस कंपनी के अगर आप जो पावर सेल्स एग्रीमेंट है उसकी बात करें तो वो करीब 7000 मेगावाट के आसपास के और उसके साथ साथ करीब 4300 मेगावाट के आसपास के इसके पास लेटर ऑफ इंटेंट्स में। तो उस लिहाज से पाइपलाइन बेहद स्ट्रांग है, करीब 15000 मेगावाट के आसपास की, जिसमें से केवल 3000 मेगावाट के आसपास की जो कैपेसिटी है वो ऑपरेशनल और आने वाले साल में यानी कि FY16 में करीब 6000 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी यहां पे ऑपरेशनल होगी, जो कि ज्यादातर लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगी और वहां पे हम देखते हैं कि मार्जिन काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकते हैं। तो उस लिहाज से एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि FY14 से 17 के बीच में 50% CAGR ग्रोथ से इनके जो वॉल्यूम्स है वो ग्रो करेंगे, यानी कि डबलिंग ऑफ वॉल्यूम्स देखने को मिलेगा 3 साल में। तो वो बहुत बड़ा ट्रिगर यहां पे नजर आता है। अब बात करते हैं आने वाले कुछ और ट्रिगर्स की। अगर आप देखें तो जो हम कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा रहते हैं। 4 पैसा प्रति यूनिट के आसपास के मार्जिन फिलहाल कंपनी क्लॉक करती है। अगर यहां पे सेल्स मिक्स इंप्रूव होता है जो कि 34% के आसपास का और आगे चलते हुए 50% हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो मार्जिन हैं वो बढ़कर 6 से 7 पैसा प्रति यूनिट के आसपास हो जाएंगे। तो उस लिहाज से जो फाइनेंशियल्स हैं, जो इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं उसमें एक साइजेबल जंप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इनका एक आर्बिट्रेशन केस चल रहा है तमिलनाडु SCB के साथ, वहां से करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास के रिसीवेबल्स आने हैं, तो वो एक ट्रिगर हो सकता है। साथ ही साथ इनके जो Q3 के नंबर्स आए थे उसमें हमने देखा था एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, क्योंकि 90% के आसपास का पैट में हिट देखने को मिला था। लेकिन केवल कारोबार में कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन इनका जो तीसरा ऊर्जा प्लांट है उसके इनके जो वैल्यूएशन है उन्होंने यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज किए थे, जिसकी वजह से इन्होंने एक प्रोविजनिंग करी थी। आने वाले साल में जब 2016 में ये प्लांट ऑपरेशनल होगा तो जाहिर सी बात है एक बड़ा जो राइट बैक है वो देखने को मिलेगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो हमें नजर आता है इस कंपनी के लिए बहुत बड़े ट्रिगर के तौर पर काम करेगा। न केवल हम बल्कि जो ब्रोकरेज हैं वो भी इस काउंटर पे काफी ज्यादा बुलिश है, इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं। शेर खान इनफैक्ट मानता है कि अगले 1 साल में 130 रुपए प्रति शेयर के आसपास के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। HSBC और भी यहाँ पे बुलिश है, 160 रुपए प्रति शेयर के आसपास की बात वो करें। तो उस लिहाज से चारों पैमाने पे चाहे पेरेंटेज की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, वैल्यूएशंस की बात करें, आउटलुक की बात करें, काफी मजबूत काफी स्ट्रांग नजर आती है और हमें लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छे खासे अपसाइड ये काउंटर आपके लिए डिलीवर कर सकता है। तो बेहतरीन सरकारी कंपनी यहाँ पर जैकपॉट के तौर पर संदीप पेश करते हुए PTC इंडिया लिमिटेड, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। 100 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती है 32 अंकों की और मोदी बजट में सबकी नजरें इस बात पर रहेगी कि निवेश बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है। सरकार की कमाई घट रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वित्तीय घाटा और सब्सिडी को कंट्रोल में करने के लिए सरकार को बहुत बड़ी चुनौती झेलनी होगी। CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया ने जाने माने आर्थिक पत्रकार TCA राघवन से उन उपायों की चर्चा की जो सरकार के लिए मस्ट हैं। फिस्कल डेफिसिट एक ऐसा नंबर है जिस पर हम लगातार बहस करते हैं कि ये रेड लाइन, ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बाजार, इंडस्ट्री, सरकार, निवेशक सबसे ज्यादा इसी नंबर को रेफर करते रहते हैं। दूसरा मुद्दा है सब्सिडी का। बड़ी चर्चा हो रही है कि DBT के जरिए हमको जब सब्सिडी देने का काम इस देश में हम देखेंगे तो पता लगेगा कि लीकेज रुक गया, जिससे कि पैसे बच जाएंगे। लेकिन सब्सिडी गरीबों को देने का मूल सिद्धांत जारी रहेगा, ये एक बात है और इस पर भी बहुत तरह के लोग अलग अलग राय रखते हैं। इस मुद्दे को समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक बातें हैं, लेकिन ये आप और हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। TCA श्रीनिवास राघवन हमको इस मुद्दे पर समझाएंगे कि वो क्या राय रखते हैं। क्या फिस्कल डेफिसिट को लेकर के, जैसा किसी वक्त चिदंबरम साहब भी कहते थे कि ये फिस्कल फंडामेंटलिज्म नहीं होना चाहिए, ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? ये नंबर, मेरे राय में तो ये नंबर जो है ये एक ऑब्सेशन बन गया है लोगों के दिमाग पे। जब से आज से करीब 30-35 साल पहले जब पहली लैटिन अमेरिकन क्राइसिस हुई थी, सो
वहां पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो अमेरिकन बैंक्स ने पैसा दिया था लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को, वो पैसा वापस नहीं आ रहा था। उसकी वजह थी, जो भी 3-4 वजह थी। तो उस समय वो जो बोरोइंग्स थी वो सॉवरिन बोरोइंग्स थी, गवर्नमेंट्स ने बोरो कर रखी थी। तो उस समय आईएमएफ ने एक छोटा सा अपना एक नियम सा बना दिया, नॉट एन ऑफिशियल रूल, एक मतलब नॉर्म सा बन गया कि फिस्कल डेफिसिट 3-3.5% के ऊपर नहीं होना चाहिए। सरकार का वित्तीय घाटा जो है वो 3-3.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस पे किसी ने रिसर्च नहीं की है कि ब्रदर ये 3-3.5% आया कहां से, किसने बोला 3-3.5% की एक सैंक्टिटी है। ये इस पे कोई रिसर्च नहीं हुई है। सबने मान लिया, चलो आईएमएफ ने कह दिया तो मान लिया कि 3-3.5% होनी चाहिए। ये एक तरह से ये वही बात हो जाती है कि आप कहते हैं कि अच्छा हिंदू या अच्छा क्रिश्चियन या अच्छा मुसलमान वही है जो हिंदू जो है वो दिन में या 2 बारी टेम्पल जाता है, या क्रिश्चियन जो शाम को मास अटेंड करता है, या मुसलमान है जो 5 बारी नमाज पढ़ता है। मतलब ये आर्बिट्ररी नंबर है। मैं 1 बारी नमाज पढ़ूं या 5 बारी पढ़ूं, ये इस मेरी श्रद्धा पे मेरे नमाज पढ़ने का कोई असर नहीं होना चाहिए। तो सेम वे द हिंदूज क्रिश्चियंस व्हाटएवर। नाउ दिस 3.5% और 3% ये एक बन गया है कि ये होने से आप अच्छे हैं, ये नहीं होने से आप बुरे हैं। तो ऐसे में क्या ग्लोबल मार्केट्स में जी, तो ऐसे में क्या आप वित्त मंत्री अरुण जेटली को ये कहेंगे कि फिजूल खर्ची को जरूर रोकिए, लेकिन फिस्कल डेफिसिट के नंबर को लेकर के ऑब्सेस्ड मत होइए और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आज और अभी और इसी बजट में बड़ा काम करिए? बिल्कुल, देखिए आप पिछले 20 साल देख लीजिए, 91 से लेके पिछले 24 साल देख लीजिए, 91 से लेके आपका फिस्कल डेफिसिट कभी 3.5% गया नहीं है। और आप बीच में एक पीरियड था 10 साल का जब इन स्पाइट ऑफ अ वेरी हाई फिस्कल डेफिसिट यू वर डूइंग वेरी वेल। फिस्कल डेफिसिट हैज टू बी रिलेटेड, आप जो कह रहे हैं कि वो डेफिसिट जो है, जो ज्यादा आप बोरो कर रहे हैं, उसको आप किस चीज में उसका आप प्रयोग कर रहे हैं। फिजूल खर्ची में कर रहे हैं तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बट प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए आप करें तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो 3%, 4%, 5% नंबर्स हैं, दीज बिकम इंपॉर्टेंट इफ आपकी जो फॉरेन डेट जो है, अपने बाहर के बैंकों से अगर पैसा लिया हो तो तब हाँ बहुत सारा लिया हो सरकार ने तो 3-3.5% इट मेक सम सेंस, क्योंकि वापस भी देना होता है पैसा। पर आप इंडियन से ही ले रहे हैं, इंडियन बैंक से ले रहे हैं, वो बैंक आप ही के हैं, पब्लिक सेक्टर भी आप ही का है, आप उन्हीं से ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ 3.5% हम करें। तो ये आईएमएफ वाले मॉडल को अंधाधुंध फॉलो करने की गलती बहुत समय से हम करते रहे हैं, अब नहीं करनी चाहिए। दूसरा मुद्दा सब्सिडी का है सर। वित्त मंत्रियों को जी वित्त मंत्रियों को लगता है ना कि शाबाशी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मुद्दा सब्सिडी का, इसके बारे में भी एक प्रकार का ऑब्सेशन है। एक प्रकार के जो स्टेक होल्डर हैं वो ये कहते हैं कि देखिए अगर यूरिया प्राइस डिकंट्रोल आप नहीं करते, किरासन को पीडीएस से बाहर नहीं निकालते, या इस प्रकार की जो दूसरी सब्सिडीज हैं उनको भी आप दुरुस्त नहीं करते, एलपीजी सिलेंडर जो सब्सिडी के मिलने वाले हैं उसका नंबर कम नहीं करते, तो हमको अच्छा सिग्नल नहीं मिलेगा जेटली जी के इस बजट से। लेकिन अब जो नैरेटिव चल रहा है पॉलिटिकल, उसको देखते हुए इसमें तो हाथ लगाएंगे नहीं, जबकि सब्सिडी रिफॉर्म की बड़ी जरूरत है, डीबीटी के बावजूद जरूरत है। इस पर आप जरा समझाइए हमको। देखिए सब्सिडीज का मैं बहुत सालों से कह रहा हूं, सब्सिडीज का बड़ा एक सिंपल इशू है कि अगर इट गोज विदाउट सेइंग कि सब्सिडीज की टारगेटिंग ठीक होनी चाहिए। मुझे और आपको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, वी आर एबल टू पे फॉर आवर कॉस्ट्स। सब्सिडी गरीब को मिलनी चाहिए, पर सब लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आप प्रॉपर फुल 100% या 90%, इवन 80% प्रॉपर टारगेटिंग करेंगे डीबीटी के थ्रू जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपकी सब्सिडी एक्चुअली बढ़ जाएगी, क्योंकि गरीब बहुत हैं। और इफ यू आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ देम, अभी तो आप सबको कवर नहीं कर रहे ना, इसीलिए सब्सिडी बिल आपकी कम है। कल को आप सबको अगर करने लगे तो आपकी सब्सिडी बिल तो बढ़ेगी ना, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो ये जो कंफ्यूजन है दैट टारगेटिंग विल रिड्यूस द सब्सिडी बिल, दिस इज नॉनसेंस। व्हाट विल रिड्यूस द सब्सिडी बिल इज कि आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो ठीक होनी चाहिए। और आप देखिए अगर आपकी प्राइसिंग पॉलिसी मिडिल, आप एलपीजी गैस ले लीजिए, अगर हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए प्राइसिंग, गैस प्राइसिंग मार्केट प्राइसेस पे आ जाती है, तो सब्सिडी एलिमेंट फॉर दोज हु आर गेटिंग ए सब्सिडी, एक तो वो बढ़ेगी
और बेटर टारगेटिंग से नंबर्स बढ़ेंगे तो ओवरऑल सब्सिडी बिल जो सरकार का है वो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। और ये चीज अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि 10 साल बाद या 5 साल बाद लोग बोलेंगे अरे इससे फायदा ही नहीं हुआ कोई। क्या ये सुझाव हजम करने लायक है कि क्योंकि गरीब कितने हैं इस देश में, इस पर भी बड़ी डिबेट चलते रहती है, तो हम ये कहें कि साहब 20% लोग इस देश में जो अत्यंत गरीब हैं उनको हर महीने 1000 रुपए का कैश आप दे दीजिए तो करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए आप वास्तविक जरूरतमंद गरीबों को दे रहे होंगे कैश, और सारी सब्सिडी बंद कर दीजिए। क्या ये सब्सिडी रिफॉर्म सरकार के इमीडिएट एजेंडा में या रिडार में है भी? नो, इसको करने में टाइम लगेगा। 1000 रुपए आप बेशक दे दीजिए। एक बारी मुझे याद है करीब 12-13 साल पहले जब अरुण शौरी मिनिस्टर हुआ करते थे नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने एक या प्लानिंग कमीशन में जब थे उन्होंने एक कैलकुलेशन किया था कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उस समय उनको करीब 42,000 करोड़ दैट वाज बीइंग गिवन टू दो स्टेट्स। उन्होंने कहा ये पैसा लेके सबको एवरी फैमिली गिव देम 20,000 रुपीज अ मंथ, फिर भी वहां पे डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यू आर राइट, लोगों की जेब में पैसा डालना चाहिए, पर ये ना भूलें कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, ऑल्दो एट अ रिड्यूसिंग रेट। द नंबर ऑफ पुअर इज वेरी वेरी बिग, मतलब डिजर्विंग पुअर जिनको कहते हैं। और आप कह रहे हैं 1000 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने आप दे दीजिए, पर वो 1000 रुपये महीने में करेगा क्या उसको रख के? कम से कम जीवित रहने के लिए 4 लोगों के एक फैमिली में कम से कम 5-6 हजार रुपए चाहिए होते हैं जी। और इतनी बेरोजगारी वगैरह है, तो आई डोंट नो, आई मीन फ्रैंकली ये सब्सिडीज का इशू इंडिया में प्रॉपरली लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया है, द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। बिल्कुल, और पता नहीं हाँ कि बिल्कुल, और पॉलिटिकल इकोनॉमी के कारण है इसके पीछे या इलेक्टोरल कारण है, ये एक बड़ी डिबेट का विषय है। लेकिन इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। मजबूती के साथ भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए 125 अंक ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी भी 31 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। पहला सौदा में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आवाज IPL। नमस्कार।